दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये कल की स्टोरी का सेकंड पार्ट है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस कहानी को पूरा समझने के लिए जो इसका पिछला वीडियो है आप उसे देख सकते हैं। और जो कहानी का टाइटल है वो है वीवर्स विश। सो दोस्तों, कल के वीडियो में मैं इसको पूरी तरह कवर नहीं कर पाया था, तो आज के इस वीडियो में जो कहानी हमने कल जहां इसको छोड़ा था इसको वहीं से शुरू करेंगे और इस पार्ट के अंदर ये जो कहानी है ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप ज़रूर नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। After reaching his house, he told the whole incident to his wife। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर रीचिंग हिज हाउस। आफ्टर मतलब बाद, आफ्टर रीचिंग हिज हाउस मतलब अपने घर पहुँचने के बाद। ही टोल्ड द होल इंसिडेंट। होल मतलब पूरा, मतलब कि ही टोल्ड द होल इंसिडेंट टू हिज वाइफ। उसने अपनी पत्नी को पूरा जो इंसिडेंट था, जो घटनाक्रम था, जो घटना थी वो पूरी उसने अपनी पत्नी को बताई। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी को पूरी घटना के बारे में बताया, या कह सकते पूरी घटना बताई। ही ऑल्सो टोल्ड हर अबाउट द सजेशन ऑफ हिज फ्रेंड। और दोस्तों, ऑल्सो का मतलब होता है भी। तो क्या अर्थ हुआ? ही ऑल्सो टोल्ड हर, उसने उसे जो सजेशन था अपने दोस्त का, मतलब जो उसके दोस्त ने उसे सुझाव दिया था उसके बारे में भी उसने अपनी पत्नी को बताया। आगे देखिए, डू नॉट आस्क हर टू मेक यू अ किंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं तो इस तरह के वाक्यों को इम्पेरेटिव वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हमें सब्जेक्ट को प्रयोग नहीं करना होता। यदि नेगेटिव का वाक्य होगा तो डू नॉट का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? डू नॉट आस्क हर मतलब कि उससे मत कहना, टू मेक यू तुम्हें बनाने के लिए अ किंग एक राजा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसकी पत्नी ने उसे क्या कहा? डू नॉट आस्क हर टू मेक यू किंग, मतलब उसे मत बोलना कि तुम्हें वो राजा बनाए। अ किंग इज ऑलवेज सराउंडेड बाय एनिमीज एंड हैज़ टू फाइट ड्रेडफुल वॉर्स विद अदर किंग्स। क्या मतलब हुआ? अ किंग इज़ ऑलवेज सराउंडेड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। सराउंडेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है घिरा हुआ होना। तो क्या अर्थ हुआ? अ किंग इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय एनिमीज़ मतलब एक राजा जो है वो हमेशा ही दुश्मनों से घिरा हुआ होता है। एंड हैज़ टू फाइट ड्रेडफुल वॉर्स। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, और उसे भयानक युद्ध लड़ने पड़ते हैं विद अदर किंग्स दूसरे राजाओं से। चलिए, तो उसकी पत्नी ने उसे क्या कहा कि मतलब एक जो राजा होता है वो हमेशा ही दुश्मनों से घिरा हुआ होता है और उसे दूसरे राजाओं से भयानक युद्ध लड़ने पड़ते हैं। यू विल नॉट बी एबल टू लिव पीसफुली इवन फॉर अ सिंगल डे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इस विल के बाद एबल टू का यूज़ किया गया है जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर सकूँगा, सकेंगे, पाऊँगा, पाएंगे जैसे शब्द आएंगे, वहाँ पर इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा? यू विल नॉट बी एबल टू लिव पीसफुली। पीसफुली का मतलब शांति से, मतलब आप इवन फॉर अ सिंगल डे मतलब आप एक दिन भी शांति से नहीं रह पाओगे, सेड हिज वाइफ उसकी पत्नी ने कहा। चलिए आगे देखिए। देन वॉट शुड आई आस्क फॉर द वीवर आस्क्ड। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? इस वाक्य में देखिए शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में किसी भी तरह की सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप कोई सलाह को दर्शाते हैं तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ये इंटरोगेटिव वाक्य है। तो जब हम इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को पहले मेंशन किया जाता है।
और आस्क फॉर का मतलब मांगना। वैसे आस्क का मतलब पूछना, लेकिन जब हम आस्क के साथ फॉर जोड़ देंगे तो आस्क और मतलब हो जाएगा मांगना। तो क्या अर्थ हुआ, द वीवर आस्क्ड मतलब कि जुलाहे ने पूछा, देन व्हाट शुड आई आस्क फॉर, फिर मुझे क्या मांगना चाहिए। आगे देखिए, द वाइफ थॉट फॉर अ मोमेंट एंड सेड। दोस्तों थिंक मतलब सोचना, सेकेंड फॉर्म थॉट, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। द वाइफ थॉट फॉर ए मोमेंट एंड सेड मतलब पत्नी ने एक क्षण सोचा, मतलब एक उस क्षण उसने सोचा, एंड सेड और कहा, आस्क द फेरी टू गिव यू वन मोर हेड एंड टू मोर हैंड्स। क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा, आस्क द फेरी, तो उसने कहा कि जो फेरी है मतलब जो परी है उससे कहो, टू गिव यू आपको देने के लिए, वन मोर हेड एक और सर देने को कहो, एंड टू मोर हैंड्स और दो और हाथ। तो उसकी पत्नी ने उसे कहा कि आप परी से एक और सर और दो और हाथ देने को कहो। विद वन मोर ब्रेन एक और ब्रेन मतलब एक और दिमाग के साथ, यू विल बी एबल टू थिंक मोर डिज़ाइंस मतलब एक और दिमाग के साथ यू विल बी एबल टू थिंक मोर डिज़ाइंस, आप और भी ज़्यादा जो डिज़ाइंस हैं उनके बारे में उन्हें आप सोच पाओगे। यू विल बी एबल टू लुक मोर थिंग्स विद योर एक्स्ट्रा आइज़। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों देखिए दोबारा से यहाँ पर ये विल बी का जो मैंने आपको समझाया था यहाँ पर इसका भी यूज़ किया गया है, और ये अफर्मेटिव का वाक्य है। तो उसने क्या आगे क्या कहा, यू विल बी एबल टू लुक मोर थिंग्स, लुक मतलब देखना, मतलब आप और भी ज़्यादा चीज़ों को देख पाओगे, विद योर एक्स्ट्रा आइज़ मतलब जो आपकी एक्स्ट्रा जो आँखें हैं, जो अधिक आँखें हैं उनसे आप और भी ज़्यादा चीज़ों को देख पाओगे। विद टू मोर हैंड्स दो और हाथों से, यू कैन वर्क ऑन टू लूम्स। दोस्तों लूम्स का मतलब होता है हथकरघा मशीन, जो कपड़ा बुनने की मशीन होती है उसे लूम कहा जाता है। तो उसने आगे क्या कहा कि विद टू मोर हैंड्स मतलब दो और हाथों से, यू कैन वर्क ऑन टू लूम्स मतलब आप दो लूम्स पर कपड़ा बुनने की मशीनों पर काम कर सकते हो साइमल्टेनियसली। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, साइमल्टेनियसली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है एक साथ, और एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा, विद टू मोर हैंड्स यू कैन वर्क ऑन टू लूम्स साइमल्टेनियसली मतलब दो और हाथों से आप दो लूम्स पर मशीनों पर एक साथ काम कर पाओगे, मतलब काम कर सकते हो। दिस वे इस तरह से, यू विल बी एबल टू वीव मोर क्लोथ्स, वीव का मतलब बुनना, मतलब इस तरह, दिस वे इस तरह से, यू विल बी एबल टू वीव मोर क्लोथ्स आप अधिक जो कपड़ा है वो बुन पाओगे, एंड अर्न मोर मनी और ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। चलिए आगे देखिए, ओह व्हाट अ वंडरफुल एडवाइस। दोस्तों वंडरफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अद्भुत, और एडवाइस का मतलब सलाह। तो उसने क्या कहा कि कितनी अद्भुत सलाह है। I will go instantly and ask the fairy to grant me one more pair of hands and an extra head। तो उसने क्या कहा, I will go instantly। दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर will का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। इंस्टेंटली यहाँ एडवर्ब है जिसका मतलब होता है तुरंत, और जैसा मैंने आपको बताया एडवर्ब का अर्थ होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है उसके बारे में बताता है। तो उसने क्या कहा, I will go instantly मतलब मैं तुरंत जाऊँगा, एंड आस्क द फेरी और परी से कहूँगा, टू ग्रांट मी, ग्रांट का मतलब देना, कि वो मुझे दे, वन मोर पेयर ऑफ हैंड्स मतलब एक जोड़ा मतलब हाथों का मुझे और दे, एंड एन एक्स्ट्रा हेड और एक मतलब कि एक और सर दे। सेड द वीवर जुलाहे ने कहा, एंड रश्ड और टू मीट द ट्री फेरी और वो तेज़ी से जल्दी से ट्री फेरी मतलब परी वृक्ष से मिलने चला गया। चलिए आगे देखिए, He soon reached the tree where the fairy dwelled and asked the fairy to grant him 2 extra hands and an extra head। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, इस तरह के वर्ड मीनिंग कम ही देखने को मिलते हैं। ड्वेल का मतलब होता है किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म में ड्वेल्ड, और ये जो वाक्य है ये भी पूरा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। रीच का अर्थ होता है पहुँचना, और सेकंड फॉर्म में रीच्ड। तो क्या अर्थ हुआ, ही सून रीच्ड द ट्री
वेयर द फेरी ड्वेल्ड, मतलब जल्दी ही वह उस पेड़ पर पहुंच गया जहां परी रहती थी। एंड आस्क्ड द फेरी, और उसने परी से कहा, टू ग्रांट हिम, उसे देने के लिए, टू एक्स्ट्रा हैंड्स, मतलब कि दो एक्स्ट्रा हैंड्स देने को कहा, दो अधिक हाथ देने को कहा। एंड एन एक्स्ट्रा हेड, और एक एक्स्ट्रा हेड और एक और सर देने को उसने परी से कहा। चलिए आगे देखिए। आर यू श्योर दैट यू वॉन्ट एन एक्स्ट्रा हेड एंड अ पेयर ऑफ एक्स्ट्रा हैंड्स, आस्क्ड द फेरी विद सरप्राइज। क्या अर्थ हुआ? आर यू श्योर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जैसे मैंने आपको बताया जब हम सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और यदि इस तरह के वाक्य इंट्रोगेटिव होंगे तो उसमें इज एम आर को पहले ही मेंशन किया जाता है। और श्योर का मतलब होता है किसी बात पर पूरा यकीन होना, किसी बात से निश्चिंत होना, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ? आर यू श्योर, क्या आप निश्चिंत हो, मतलब कि आपको पूरा भरोसा है, कि आपको यकीन है, दैट यू वॉन्ट एन एक्स्ट्रा हेड, कि आपको एक और सर चाहिए, एंड ए पेयर ऑफ एक्स्ट्रा हैंड्स, और एक और जोड़ा हाथों का चाहिए। आस्क्ड द फेरी विद सरप्राइज, मतलब जो परी थी उसने बड़े सरप्राइज से, मतलब हैरानी से पूछा कि क्या आप इस बात को से निश्चिंत हो, कि आपको पक्का यकीन है कि आपको एक और सर और दो हाथ चाहिए। यस, हाँ, काइंड फेरी, उसने कहा हाँ दयालु परी। आई एम वेरी श्योर, मैं मतलब कि मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ, मैं बहुत निश्चिंत हूँ। सेड द वीवर, जुलाहे ने कहा। द ट्री फेरी हीव्ड अ डीप sigh and said, योर विश इज़ ग्रांटेड। क्या अर्थ हुआ? द ट्री फेरी हीव्ड अ डीप sigh and said, हीव अ डीप sigh का मतलब होता है गहरी सांस लेना। तो क्या अर्थ हुआ कि वृक्ष परी ने एक गहरी सांस ली और कहा, योर विश इज़ ग्रांटेड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई भी पैसिव के अंदर वाक्य बनाते हैं वहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, यहाँ से देख लेते हैं। द ट्री फेरी हीव्ड अ डीप sigh and said, योर विश इज़ ग्रांटेड। क्या अर्थ हुआ कि परिवृक्ष ने एक गहरी सांस ली और कहा कि जो आपकी इच्छा है वो आपको दी जाती है। ग्रांट करना मतलब देना, तो उसने क्या कहा, योर विश इज़ ग्रांटेड, मतलब आपकी इच्छा दी जाती है। सडनली, अचानक, देयर ग्रीव एन एक्स्ट्रा हेड एंड वन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स ऑन द वीवर्स बॉडी, मतलब क्या हुआ कि अचानक एक एक्स्ट्रा जो सर था और एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड, मतलब जो जोड़ा था हाथों का, वो उग गया। ग्रो मतलब उगना, सेकंड फॉर्म ग्रीव, वो उग गया ऑन द वीवर्स बॉडी, जुलाहे के शरीर पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अचानक जुलाहे के शरीर पर एक एक्स्ट्रा सर और दो एक्स्ट्रा जो हाथ थे वो उग गए। हैप्पीली, खुशी खुशी, ही हेडेड, वो निकल पड़ा, टूवर्ड्स हिज होम, अपने घर की तरफ वो खुशी खुशी निकल पड़ा। चलिए आगे देखिए। ऑन द वे पीपल सॉ हिम विद 2 heads एंड 4 hands। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ, ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर, पीपल सो हिम, लोगों ने उसको देखा, विद 2 hands, 2 हाथों के साथ, एंड 4 hands, 2 सर के साथ और 4 हाथों के साथ लोगों ने उसको देखा। सम ऑफ दैम बिगेन टू लाफ एट हिम। दोस्तों सम ऑफ दैम का मतलब हुआ उनमें से कुछ, उनमें से जो कुछ लोग थे, बिगेन टू लाफ एट हिम, वो उस पर हंसने लगे। वाइल द अदर्स बिकेम अफ्रेड ऑफ हिम। दोस्तों वाइल का मतलब होता है दौरान, और उसके अलावा वाइल का मतलब होता है जबकि। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि कुछ उनमें से कुछ लोग उस पर हंसने लगे, जबकि जो दूसरे थे, वाइल अदर्स बिकेम अफ्रेड मतलब कि जबकि जो अन्य कुछ लोग थे, अदर्स बिकेम अफ्रेड ऑफ हिम, वो उससे डर गए। अफ्रेड का मतलब डर जाना। आगे देखिए। टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दैट मॉन्स्टर हु वॉज फास्ट अप्रोचिंग, द पीपल बिगेन टू थ्रो बिग स्टोन्स एट हिम। क्या अर्थ हुआ? टू सेव देमसेल्व। दोस्तों सेव का मतलब बचाना, टू सेव देमसेल्व मतलब खुद को बचाने के लिए, फ्रॉम दैट मॉन्स्टर, उस राक्षस से,
हु वॉज फास्ट अप्रोचिंग, जो तेज़ी से बढ़ रहा था, जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। द पीपल बिगेन टू थ्रो बिग स्टोन्स एट हिम, जो लोग थे वो उस पर फेंकने लगे। बिग स्टोन सेट हिम मतलब उस पर बड़े पत्थर फेंकने लगे। तो दोस्तों इस पूरी यहाँ तक कहानी आपको समझ आई गई होगी। जब उसने वृक्ष परी से कहा कि आप मुझे 2 सर 2 हाथ दे दो, तो परी ने उसको दे दिए। और जब वो वापस आया तो रास्ते पर जो कुछ लोग थे जो उसको देखकर हंस रहे थे, जबकि कुछ लोग जो थे वो डर गए। और डरने का कारण यही था कि वो जो व्यक्ति था वो सामान्य नहीं दिख रहा था, क्योंकि सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति का 1 सर और 2 हाथ होते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के 2 सर और 4 हाथ थे। तो कुछ लोग हंसे लेकिन कुछ लोग डर गए, और जो वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, जो लोग थे वो अब खुद को उस राक्षस से बचाने के लिए, जो उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था, जो लोग थे वो उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगे। उस पर जो बड़े बड़े पत्थर थे, थ्रो बिग स्टोन्स एट हिम मतलब जो बड़े बड़े पत्थर थे वो उस पर फेंकने लगे। आगे देखिए। द वीवर ट्राइड हिज बेस्ट टू टेल दैम अबाउट द बून ही हैड बीन ग्रांटेड बट इन वेन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। BOON, बून का मतलब होता है वरदान। द वीवर ट्राइड हिज बेस्ट टू टेल दैम अबाउट द बून ही हैड बीन ग्रांटेड बट इन वेन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। जो वीवर था, जुलाहा था, उसने अपनी पूरी कोशिश की। देखिए ट्राई बेस्ट का मतलब होता है पूरी कोशिश करना। ट्राइड हिज बेस्ट मतलब उसने अपनी पूरी कोशिश की। टू टेल दैम, उनको बताने की। अबाउट द बून, वरदान के बारे में। ही हैड बिन ग्रांटेड, जो उसको दिया गया था। दोस्तों यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें, ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो मैं चाहूँगा आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम पास्ट परफेक्ट के अंदर कोई पैसिव में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैड बीन का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए हैड बीन का यूज़ किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, अबाउट द बून, उस बून के बारे में, वरदान के बारे में। ही हैड बिन ग्रांटेड, जो उसको दी गई थी। बट इन वेन, वेन का मतलब होता है किसी चीज़ का कोई फ़ायदा ना होना, विफल होना, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो जुलाहा था उसने अपनी पूरी कोशिश की उन लोगों को बताने की उस वरदान के बारे में। ही हैड बिन ग्रांटेड, जो उसको दी गई थी, बट इन वेन, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। The more he tried to talk to them, the more he was hit by volleys of big stones। और दोस्तों वॉलीज़ का मतलब होता है एक तरह से बौछार होना, कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, बौछार, उसे वॉलीज़ कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द मोर ही ट्राइड टू टॉक टू दैम, मतलब जितनी ज़्यादा उसने कोशिश की उनसे बात करने की। द मोर ही वॉज हिट बाय वॉलीज ऑफ बिग स्टोन्स, मतलब उतनी ही ज़्यादा उसको मतलब उसके ऊपर पत्थरों की बरसात की गई, बौछार की गई। एट लास्ट, अंत में, ही फेल डाउन। दोस्तों फॉल डाउन का अर्थ होता है नीचे गिरना, और सेकंड फॉर्म है फेल डाउन। एट लास्ट, अंत में, ही फेल डाउन ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। प्रोफ्यूजली का मतलब बहुत तेज़ी से, मतलब अंत में वो नीचे गिर गया। ही फेल डाउन ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली मतलब बहुत तेज़ी से मतलब उसका रक्त बहने लगा और वो नीचे गिर गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अंत में मतलब वह बुरी तरह से खून बहाता हुआ नीचे गिर गया। ही सून टुक हिज लास्ट ब्रीथ, और जल्दी ही, और ये दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। सेकंड फॉर्म का यहाँ यूज़ किया गया, टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक। ही सून टुक हिज लास्ट ब्रीथ, और जल्दी ही उसने अपनी अंतिम सांस ली। इन ए पूल ऑफ ब्लड, मतलब इन ए पूल ऑफ ब्लड का मतलब हुआ जो खून की जो वहाँ पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अंत मतलब कि जल्दी ही उसने अपनी अंतिम सांस ली। लास्ट ब्रीथ इन ए पूल ऑफ ब्लड मतलब एक पूल ऑफ ब्लड के अंदर, लहूलुहान हालत में। 10 इस प्रकार से ही पेड फॉर द फुलिशनेस, उसने कीमत चुकाई। पे का मतलब कीमत चुकाना, सेकंड पेड, उसने कीमत चुकाई फॉर द फुलिशनेस मतलब कि उस मूर्खता की, ऑफ फॉलोइंग द रॉन्ग एडवाइस ऑफ हिज वाइफ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इस तरह से उसने मतलब कीमत चुकाई उस मूर्खता की जो उसने की। किस तरह से की, ऑफ फॉलोइंग द रॉन्ग एडवाइस ऑफ हिज वाइफ मतलब जो अपनी पत्नी की गलत सलाह को मानने की जो मूर्खता थी उसकी उसने इस तरह से कीमत चुकाई। तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। तो ये पूरी स्टोरी थी, क्योंकि कल के वीडियो में मैं इसे पूरी तरह कवर नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा इसको मैं 2 पार्ट में कवर करता हूँ। तो दोस्तों यदि
ये कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।